Greetings to everyone. I hope you are all good with your families. So today we are going to start our last topic of the last minute. इसके बाद अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम रहती है then they can discuss with me on the messages. So let us start our last topic and named as specific heat anomaly of metals. इसका एक बार मतलब समझो क्या है कि जो भी हमारी स्पेसिफिक हीट है मेटल्स के लिए वो वेरीफाई नहीं होती क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्लासिकल थ्योरी का मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या कोई भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो उसको एक्सप्लेन फर्मी डिराक ने कैसे किया था। तो स्पेसिफिक हीट एनोमली को हमने जो है वो रिकवर करना। पहले थोड़ा सा इसको आइडिया लेंगे कैसे है, फिर इसको देखते हैं लास्ट में कैसे इसने रिकवर किया था। जो स्पेसिफिक हीट है किसी भी सब्सटेंस के लिए, द स्पेसिफिक हीट of the substance, ठीक है, in solids at constant volume is given by CV स्पेसिफिक हीट होती है और इसको हम लिखते हैं करली ई बाय करली टी ओवर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वैसे स्पेसिफिक हीट आप लोगों को पता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए, ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस को जितनी हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट है। जो स्पेसिफिक हीट होती है एक्चुअल में इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree or Kelvin is called स्पेसिफिक हीट। ये चीज़ हम पिछले सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम मास का या यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। और किसी भी स्पेसिफिक हीट के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की वो ड्यूलंग्स और पेटिट ने सबसे पहले दी थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ड्यूलंग्स एंड पेटिट्स, ये आप जो है वो लास्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे इसको, ड्यूलंग्स एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलंग एंड पेटिट्स लॉ गिवन अप टू मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करवाया ड्यूलंग्स एंड पेटिट ने, और ये कहा कि अगर हम टेम्परेचर T और स्पेसिफिक हीट CV इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट गोज अप टू अ स्पेसिफिक हीट इज 3R, दैट पॉइंट इज 3R। ठीक है, और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि स्पेसिफिक हीट ड्यूलंग्स और पेटिट के अकॉर्डिंग इट डज नॉट एक्सिस्ट एक्सपेरिमेंटली, इट डज नॉट एक्सीड to 3R
3R से ज़्यादा नहीं होती। ये 3R पर जाकर कांस्टेंट है, इसके बाद ये इस तरीके से चलती रहती है, चाहे हम टेम्परेचर को कितना मर्जी हम बढ़ा लें, ठीक है। लेकिन जब हम इस टेम्परेचर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये स्पेसिफिक हीट भी धीरे धीरे जो है डिक्रीज हो जाएगी और अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो पर, यानी एट लो टेम्परेचर CV डिक्रीजेस विद टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, एंड टेंड्स टू रिड्यूस टू ज़ीरो एज T टेंड्स टू ज़ीरो। जैसे ही टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स विल आल्सो बी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी टेम्परेचर के साथ साथ ये डिक्रीज हो जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 3R एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। लेकिन जब हम अब एनोमली की बात कर रहे हैं तो एनोमली में ये वैल्यू 3R नहीं आती। अगर 3R आ जाती तो कोई एनोमली होने ही नहीं थी उसके अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ और वैल्यू आती है, तो वो हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। थ्योरेटिकली जब भी हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि हम ये सब्सटेंस के लिए ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस हमारे पास है, दैट इज ए सब्सटेंस, और सब्सटेंस के अंदर एटम्स होंगे, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट है किसी सब्सटेंस के लिए वो इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस विल डिपेंड ऑन द एटम्स containing the substance and the electrons in the atoms. Theoretically, the specific heat of metal has a contribution from atoms and फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन दो की वजह से होता है, एटम्स की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्पेसिफिक हीट का जो कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो हम स्पेसिफिक हीट CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मेटल्स, M मतलब मेटल्स, दैट शुड बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एटम्स प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो मेटल की या सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है वो एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होनी चाहिए। और क्योंकि जो एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो लगातार अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक ए हार्मोनिक वाइब्रेटर, ठीक है। द एटम्स इन ए मेटल has behavior of harmonic oscillator की तरह बिहेव करते हैं, that is vibrating about their mean position, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विप्रेशन ऑफ एनर्जी द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच एटम, हर एक एटम की जो एनर्जी है 3 कोऑर्डिनेट में अलोंग 3 कोऑर्डिनेट्स इज 3 kT, ये एनर्जी है। जब वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि उनकी एवरेज एनर्जी हर एक एटम की 3 कोऑर्डिनेट्स में 3 kT के बराबर है। तो जो टोटल एनर्जी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी हो जाएगी? देयरफॉर
total energy with 1 gram of molecules due to vibration of atoms is given by। तो इसका मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी एटम की 3 kT तो है ही, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और लगा दिए हमने, तो ये हमारे पास उसकी एनर्जी आ गई। ठीक है, सो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, सो मोलर स्पेसिफिक हीट ड्यू टू एटॉमिक कंट्रीब्यूशन, हम सिर्फ इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग CV ऑफ एटम्स की क्या हो गई, इसका मतलब करली EA ऑफ करली T अपॉन में, और ये क्योंकि फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट का, करली E बाय करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो मेटल है वो एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से है, तो एटम की वजह से वाइब्रेशन में है तो मीन एनर्जी ये, तो n नंबर के लिए ये, तो इसका मतलब जब हम इसको E को यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 3n और k, t विद रिस्पेक्ट टू 1 हो गया हमारा, और इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं CV ऑफ एटम्स ओनली, कितनी आ गई 3R आ गई, इक्वेशन नंबर 1। यानी एटम के लिए हमारी स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई 3R के बराबर। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी ओनली, क्योंकि फ्री है तो वो मोशन में है, और मोशन में है तो उनकी क्या है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम हम मान करके चले, एक एटम के साथ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री है इन द मेटल, देन एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, 1 मोल हम लेकर के चल रहे हैं of substance is given by। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उनकी एनर्जी हमने फाइंड आउट करी थी 3/2 NKT, ये वैल्यू आई थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की जो वाइब्रेशन में है। तो अब ये जब काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की है हमारे पास, तो इसको भी इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो CV ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस इज इक्वल टू करली E ऑफ E इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंड डिवाइडेड बाय T। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 3/2, T का डिफरेंशिएशन 1, सो 3/2 NK, और N के अगेंस्ट कांस्टेंट, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू CV ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन राइट इट 3/2 R। तो एटम की हमारे पास स्पेसिफिक हीट आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक हीट आ गई, एक की 3R और दूसरे की कितनी है 3/2R है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमें टोटल निकालना है तो उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो CV ऑफ मेटल्स के लिए दिस इज इक्वल टू एटम प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9/2R आ गई मेटल की। ठीक है, और आनी कितनी चाहिए हमारे पास, हमने ग्राफ के अंदर देखा था एक्सपेरिमेंटली, इट जस्ट गोज अप टू 3R तक जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेटल की कितनी आ रही है 9/2। ठीक है, यानी 3R से ज़्यादा चली गई ये वैल्यू। thus
we observe the theoretical value of specific heat does not agree with experimental value. Theoretical value experimental value के साथ नहीं मैच करते. तो this anomaly was solved by Fermi-Dirac. This anomaly was solved by, explained by FD statistics. कैसे, अब वो देखते हैं. कल हमने एक वैल्यू निकाली थी फर्मी-डिराक के लिए, ठीक है, और उसमें हमने आई थिंक एक सेकेंड, दैट वाज यस, CV की वैल्यू स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आती है टेम्परेचर के. यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट बढ़ती चली जाती है. तो इसका मतलब जब हम इस चीज़ को यहाँ पर वेरीफाई करें तो T के साथ स्पेसिफिक हीट बढ़ती चली जा रही है, ठीक है. या यूँ कहें कि जब टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है तो स्पेसिफिक हीट भी अप्रोच कर रही है ज़ीरो को. तो यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करनी है. अकॉर्डिंग टू FD स्टेटिस्टिक्स, जो स्पेसिफिक हीट कल फाइंड आउट की थी हमने, द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल लो टेम्परेचर के लिए है, ये सिर्फ एट लो टेम्परेचर इज गिवन बाय CV, और इसकी वैल्यू थी 1/2 n पाई स्क्वायर k स्क्वायर ओवर UF, ठीक है. और यहाँ पर जो T है इसको हमने इसको लैम्डा मान लिया था, लैम्डा इंटू T, और वी कैन से CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो लो टेम्परेचर के लिए ये चीज़ वेरीफाई हो गई. टेम्परेचर कम होगा तो स्पेसिफिक हीट भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी. कल एक सेकंड के लिए मुझे अभी देखने में पता चला कि यहाँ पर ये जो म्यू स्क्वायर लिखा है कल के लिए, कल की वीडियो में, तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, इसीलिए यहाँ एक ही वैल्यू बचेगी, ठीक है. अभी मैं देख रहा था इसको, मुझे ध्यान आ गया ये स्क्वायर नहीं है यहाँ. जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कल की वीडियो में, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, UF ही आएगा, ठीक है. तो लो टेम्परेचर के लिए फर्मी-डिराक ने इसको ओबे कर दिया. अब जब फर्मी-डिराक ने लो टेम्परेचर के लिए इसको ओबे कर दिया तो हाई टेम्परेचर के लिए भी ये चीज़ जो है वेरीफाइड होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर के लिए, ठीक है. और जब ये टेम्परेचर 0 होता है, 0 केल्विन, तो स्पेसिफिक हीट भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 को अप्रोच कर रही है. और जब ये 0 को अप्रोच कर रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे वही वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है. वी कैन से दैट दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, that is specific heat of metal at low temperature is directly proportional to absolute temperature, and it is 0 at 0 केल्विन. और ये 0 हो जाएगी जब हम इसको 0, और ये एग्री कर जाते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ. इट एग्रीज विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ठीक है. क्योंकि जब हम 9/2R को निकाल रहे हैं तो एग्री नहीं कर रहा है ये, ठीक है. लेकिन जब हमने फर्मी-डिराक को फॉर्मूले को यूज़ करा तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये एग्री कर जाता है. अब क्योंकि एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हम मान रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है तो दैट वाज गिवन बाय डिबाइस, ठीक है. डिबाइस ने इसको एक्सप्लेन किया था. आप ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, दिस कैन बी
explained on the basis that contribution of electron to specific heat is negligible at low temperature, ठीक है। and main contribution is from the atom only। देखो अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन के लिए था हमारे पास और ये वैल्यू थी एटम के लिए। तो लो टेम्परेचर पर फर्मी डायराक ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाता है, तभी ये चीज एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट के साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो ये चीज फर्मी डायराक ने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर दी कि अगर हम लो टेम्परेचर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है, एक तरीके से नेग्लिजिबल हो जाता है, और वैल्यू कितनी बचेगी 3R के बराबर बचेगी। सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन बचता है, एटम का कंट्रीब्यूशन बचता है, ठीक है। और डिबाय ने क्या कहा फिर 1912 में, डिबाइज थ्योरी है ये भी एक, डिबाइज इन 1912 कैलकुलेटेड specific heat of solids at room temperature at low temperature and is given by, उसने एक फॉर्मूला दिया कि जो स्पेसिफिक हीट है वो इस फॉर्मूले से है बीटा टी क्यूब प्लस लैम्डा टी, ठीक है। डिबाय ने आपको ये जानने की कोशिश नहीं करनी अभी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सिर्फ डिबाय की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट जो है वो ये है, ठीक है। इसमें जो बीटा टी है ये एटम के लिए है, एटॉमिक कंट्रीब्यूशन, और लैम्डा टी रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और लो टेम्परेचर पर फिर उसने क्या कहा, लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर एटॉमिक स्पेसिफिक हीट बिकम स्मॉलर, एटॉमिक स्पेसिफिक हीट बिकम स्मॉलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कंपैरेटिवली लार्ज, electronic specific heat become large, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब टेम्परेचर लो हो रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है बीटा की वजह से एक तरीके से, और ये CV किसके बराबर आएगा, लैम्डा टी के, और लैम्डा टी आएगा तो ये चीज वेरीफाई हो गई है, क्योंकि CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और ये किसने दिया था, FD ने दिया था, ठीक है। और जब ये FD ने दिया था तो इसका मतलब फर्मी डायराक इज एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम, thus FD statistics has been able to solve the problem of specific heat in metals, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना जो है ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब आपके पास एक कंपैरिजन है तीनों का, वो मैं आपको जो है
या तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हमारा टर्न होगा उसके अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है आप ये मान कर चलें लगभग आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है किसी को तो दे कैन आस्क मी एंड दे कैन मैसेज मी। थैंक यू।